तो दोस्तों इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पुनः आज देखेंगे कि जो कुछ पॉलिटी से संबंधित कुछ शब्दावली है, राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आज हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि सांविधिक बोलते हैं, सांविधिक संस्था की बात करते हैं, सांविधिक निकाय की बात करते हैं। कभी हम लोग कहते हैं संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय। कभी हम लोग सुनते हैं गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक या गैर वैधानिक। तो आज हम लोग ये तीनों शब्द में क्या अंतर होता है, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस निकाय के बारे में, जिस संस्था के बारे में, जिस निकाय के बारे में संविधान में उपबंध है। और संविधान में उपबंध कहाँ होगा? तो या तो 1 से लेकर के 395 जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में इसका कहीं उपबंध होगा, या तो जो 12 हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं इस अनुसूची में उसका उपबंध होगा। तो अगर या तो किसी अनुच्छेद में उसका उपबंध हो या तो जो अनुसूचियां है उस अनुसूचिया में उपबंध हो, तो उस वैसी संस्था को क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, ठीक है, फिनांस वित्त आयोग की बात करते हैं, फिर यूपीएससी की बात करते हैं, फिर कैग की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक निकाय किसको कहेंगे, तो जिसके बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद या अनुसूची में उपबंध हो उसको कहेंगे संवैधानिक निकाय। जब हम सांविधिक निकाय की बात करेंगे तो जो संसद के द्वारा विधि बनाकर निकाय की स्थापना की जाए तो उसे कहेंगे सांविधिक निकाय। संसद के द्वारा कानून बनाकर, यानी कि हम इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि विधायिका के द्वारा विधि बनाकर अगर किसी निकाय की स्थापना की जाए तो उसको क्या कहेंगे? सांविधिक निकाय कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं सेबी, जैसे हम लोग कहते हैं आरबीआई, तो ये सब क्या है? सांविधिक निकाय हैं। ये सब क्या है? सांविधिक निकाय हैं। उसी प्रकार जब हम लोग गैर सांविधिक की बात करते हैं या गैर सांविधिक की बात करते हैं तो जब इस निकाय की स्थापना एग्जीक्यूटिव डिसीजन से हो, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आदेश से अगर किसी निकाय की स्थापना की जाए तो उसे ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, या उसी को गैर सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय कहते हैं। यहाँ जो सांविधिक निकाय लिखे हैं इसको वैधानिक निकाय के नाम से भी जाना जाता है, वैधानिक निकाय के रूप में भी जाना जाता है। इसी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो जब गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक या गैर वैधानिक निकाय की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग,
तो नीति आयोग क्या है? यह एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि नीति आयोग का जो गठन किया गया है, इसके गठन के संदर्भ में भारतीय संविधान में कहीं उपबंध नहीं है और न ही नीति आयोग के स्थापना के संदर्भ में विधायिका से कोई कानून बनाया गया है। और सामान्यतः हम लोग जब देखते हैं तो सामान्यतः लोग कंफ्यूज करते हैं कि नीति आयोग जो है यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय नहीं है, यह गैर सांविधिक या गैर संवैधानिक निकाय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को, जो योजना आयोग था, उसी योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का हम लोग गठन किए हैं। और जैसा कि ये हम लोग जानते होंगे कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग को कहा जाता है कि भारत का थिंक टैंक है, प्रबुद्ध मंडल है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, तो एक तो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग इकोनॉमी के क्लासेज में देखेंगे कि 1990 के पहले हम लोग का जो झुकाव था समाजवाद के तरफ था और 1990 के बाद हम लोग का झुकाव किधर हो गया? पूंजीवाद के तरफ हो गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 1990 के पहले भी भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था था। आज भी हम लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1990 के पहले भी मिक्स्ड था, 1990 के बाद भी मिक्स्ड है। लेकिन 1990 के पहले हमारा झुकाव किधर था? समाजवाद की तरफ था, और 90 के बाद मेरा झुकाव किधर हुआ? पूंजीवाद की तरफ हुआ। तो जब हम योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग का गठन जो 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 को जो हुआ था, तो यह योजना आयोग जो था 1990 के बाद जो हम लोग का झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरफ हुआ, तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप योजना आयोग नीति बनाने में असफल हो रहा था। इसलिए प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग का प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी? कम हो रही थी। इसलिए आवश्यकता हो गया था कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग का गठन किया जाए। दूसरा अगर देखेंगे तो नीति आयोग का जो हम लोग गठन किए हैं और प्लानिंग कमीशन की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 1990 के बाद भारत क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड इकोनॉमी की तरफ, यानी कि मुक्त बाजार के तरफ आगे बढ़ना, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नीति बनाने में सफल नहीं हो रहा था। तीसरा ये देखते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन था, इस प्लानिंग कमीशन की सफलता यानी कि असफलता को ध्यान में रखते हुए भी नीति आयोग बनाने की आवश्यकता हो गई थी। जब चौथा फिर हम बात करते हैं कि क्यों इसका प्रतिस्थापन किया गया, भंग किया गया, तो ये कहीं ना कहीं संघात्मक शासन प्रणाली को बढ़ावा नहीं दे रहा था। फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा नहीं दे रहा था। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब बात कहते हैं, सहकारी संघवाद की बात कहते हैं, तो सहकारी संघवाद का मूल मंत्र ही होता है कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। और मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण तब करेगा कि जब पूरे देश के नीति निर्माण में केंद्र की भूमिका तथा राज्य की भूमिका क्या हो? इक्वल हो। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में जब देखते हैं तो जो बिहार की समस्या है और जो उड़ीसा की समस्या है और जो कर्नाटक की समस्या है, वो सब की समस्याएं अलग अलग है। अगर बिहार में ही देखते हैं तो बिहार में देखते हैं कि उत्तर बिहार की अलग समस्या है और दक्षिण बिहार की अलग समस्या है। अब उत्तर बिहार की बात करते हैं तो उत्तर बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। दक्षिण बिहार में जब बात करते हैं तो यहाँ सुखाड़ की समस्या है। जबकि जो प्लानिंग कमीशन था पूरे देश के लिए एक समान नीति का निर्माण करता था, लेकिन जो नीति आयोग है इसको कहा जाता है कि यह नीचे से बॉटम टू टॉप
नीचे से ऊपर के तरफ नीति का निर्माण करता है और इस नीति के निर्माण में राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसमें भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए यह कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। इसलिए हम लोग प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग का गठन किए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि प्लानिंग कमीशन जो था यह संवैधानिक था, पुनः उसको क्या कर दिया गया, नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, जो कि ये बात सही नहीं है। छोटा सा एक हम लोग इसको सोच सकते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो मोदी जी लोकसभा में सांसद थे, न कि राज्यसभा में। अगर प्लानिंग कमीशन का गठन संसद के द्वारा विधि बना के किया गया होता तो संसद की जब बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है, और 2014 की जो स्थिति रही होगी उसमें मोदी जी की बहुमत लोकसभा में रही होगी, जबकि राज्यसभा में क्या होगी, उनकी बहुमत कम रही होगी। यानी कि राज्यसभा में कौन लोग होंगे, तो ज़्यादातर लोग कौन होंगे, वामपंथी लोग होंगे, वामपंथी लोग होंगे, यानी कि कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग होंगे। तो ये कभी कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग क्या कभी चाहेंगे कि हमारे जो कांग्रेस का के द्वारा दिया गया एक जो आयोग है उस आयोग को हम भंग कर दे? कभी ये लोग सपोर्ट नहीं करते। तो इसी से ये पता अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि ये मोदी जी लोकसभा में सांसद थे, न कि राज्यसभा में इनका बहुमत था। तो चूंकि इस प्लानिंग कमीशन का गठन ही हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आदेश से, इसलिए 2014 में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन बने, मोदी जी बने। तो मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किला से घोषणा किया था कि हम प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग का गठन कर देंगे। और चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, तो जब पीएम की घोषणा हो गई कि पीसी को भंग करके नीति आयोग का गठन कर देंगे तो फिर उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि मंत्रिमंडलीय जो शासन व्यवस्था होती है उस मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में यानी कि उस नाव में जितने भी सवार लोग होते हैं वह सभी लोग कहीं ना कहीं उस नाव का जो नाविक होता है उस नाविक से वैचारिक मतभेद स्थापित करके उस नाव पे सवार नहीं रह सकते हैं। जैसा कि हम लोग अंतरिम सरकार में पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब उद्योग मंत्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू से वैचारिक जब मतभेद था तो उन्होंने यह कहते हुए मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था कि जिस नाव में हम सवार हैं और उस नाव का जो नाविक है उस नाविक से जब मेरा वैचारिक मतभेद है तो उसमें तो वैचारिक मतभेद है तो उस नाव पे सवार होने का मेरा कोई हक नहीं है। और यही कहते हुए उन्होंने अपना मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बॉस जो हेड है वो जब ये घोषणा कर दिया कि पीसी को भंग करके नीति बनाया जाएगा और ये जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि इसका गठन ही हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आदेश से, तो फिर कोई असहमति का कारण ही नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्लानिंग कमीशन कि जो वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, उसी प्रकार जैसे आप लोग सुने होंगे हो सकता है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया था जब सोनिया गांधी के यानी कि मनमोहन सिंह का शासन था। फिर आप लोग सुनते होंगे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जिसका अजीत डोभाल अध्यक्ष है। तो ये सब क्या है, ये सब गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इकोनॉमी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी लेकर के, और इसी प्रकार कुछ टर्मिनोलॉजी पे हम लोग बात करते रहेंगे पॉलिटी से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित। और अगले फिर वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, प्री हो मेंस हो, उससे संबंधित क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद घटना चक्र जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग आधार लेते हैं, तो उसमें पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।